तो शुरुआत करते हैं ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली के 20 फरवरी 1947 के बयान से। लगता है ये एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था, है ना? यकीनन ये एक बहुत अहम घोषणा थी। इसकी सबसे बड़ी बात थी कि अंग्रेजों ने भारत छोड़ने की एक तारीख तय कर दी, 30 जून 1948। अच्छा। कहा गया कि भाई इस तारीख तक सत्ता सौंप दी जाएगी, चाहे भारतीय नेता तब तक संविधान बनाने पर सहमत हो या ना हो। अच्छा, मतलब एक डेडलाइन, चाहे समझौता हो या ना हो। ये तो दबाव बनाने वाली बात हुई सीधी सीधी। हाँ, मकसद शायद यही था। राइट। दूसरी अहम बात ये थी कि अगर तब तक कोई ऐसी संविधान सभा नहीं बन पाती जिसमें सभी तबकों की, खासकर मुस्लिम बहुल प्रांतों की नुमाइंदगी हो, तो अंग्रेज सरकार या तो किसी एक केंद्रीय सरकार को सत्ता सौंपेंगी या फिर जैसी जरूरत होगी कुछ इलाकों में मौजूदा प्रांतीय सरकारों को ही पावर दे देंगे। यहीं से तो गड़बड़ शुरू हुई होगी। मतलब एक से ज्यादा सरकारों को सत्ता सौंपने की बात, इसमें तो बंटवारे के साफ इशारे थे। बिल्कुल, न सिर्फ बंटवारे के बल्कि देश के कई छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाने का खतरा भी, जिसे बाल्कनीकरण कहते हैं ना। हाँ। ये एक तरह से पुराने क्रिप्स प्रस्ताव की तरफ लौटने जैसा था, जिसे कांग्रेस पहले खारिज कर चुकी थी। और रियासतों के बारे में क्या था? उनका भविष्य तो बहुत बड़ा सवाल था उस वक्त। एटली के बयान का तीसरा बिंदु यही था। कहा गया कि जैसे ही अंग्रेज सत्ता सौंपेंगे, रियासतों के साथ उनके जो भी समझौते या जिम्मेदारियां थीं, वो सब खत्म। मतलब वो जिम्मेदारियां किसी नई भारतीय सरकार को ट्रांसफर नहीं होंगी, तो सैद्धांतिक रूप से रियासतें आजाद हो सकती थी। ओहो, यानी देश के और टुकड़े होने का खतरा। और चौथा बिंदु लॉर्ड माउंटबेटन से जुड़ा था शायद। हाँ, चौथा बिंदु था कि लॉर्ड वॉवेल की जगह अब लॉर्ड माउंटबेटन नए वाइसराय होंगे। ये सारे बिंदु मिलकर एक बहुत ही विस्फोटक स्थिति बना रहे थे। पर सवाल यह है कि ब्रिटिश सरकार ने अचानक वापसी की एक पक्की तारीख क्यों तय कर दी? इसके पीछे उनकी क्या सोच थी? मतलब एकदम से? देखिए, इसके कई कारण नजर आते हैं। एक तो सरकार को उम्मीद थी कि डेडलाइन तय होने से शायद भारतीय पार्टियां आपस में किसी समझौते पर पहुंचने के लिए मजबूर होंगी। दूसरे, ब्रिटेन में भी संवैधानिक संकट बढ़ रहा था, वे उसे टालना चाहते थे। और शायद वे भारतीयों को ये यकीन दिलाना चाहते थे कि भाई हम वाकई जा रहे हैं। हाँ, ये भी हो सकता है। लॉर्ड वॉवेल पहले ही हालात की गंभीरता बता चुके थे, अब उसे नजरअंदाज करना मुश्किल था। कांग्रेस ने इस बयान पर क्या प्रतिक्रिया दी? खासकर वो जो एक से ज्यादा सरकारों को सत्ता सौंपने वाली बात थी उस पर। अजीब लग सकता है, लेकिन कांग्रेस के लिए ये प्रावधान उस वक्त के गतिरोध को तोड़ने का एक रास्ता दिखा। अच्छा, कैसे? इसका मतलब था कि जो संविधान सभा पहले से काम कर रही थी, वो कम से कम उन इलाकों के लिए तो संविधान बना ही सकती थी जिनका वो प्रतिनिधित्व करती थी। ये एक तरह से फौरी राहत थी, भले इसमें बंटवारे का इशारा छुपा हुआ था। समझ गया। फिर मार्च 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन वाइसराय बनकर भारत आए। सुना है उन्हें अपने पूर्ववर्तियों के मुकाबले कहीं ज्यादा छूट दी गई थी फैसले लेने की। हाँ, ये बात सही है। उन्हें मतलब मौके पर हालात देखकर फैसले लेने की ज्यादा अनौपचारिक शक्ति मिली हुई थी, इसीलिए वो ज्यादा निर्णायक और तेज साबित हुए। उन्हें अक्टूबर 1947 तक का समय दिया गया था कि वो एकता बनाए रखने या बंटवारे, दोनों विकल्पों को जांचें और फिर ब्रिटिश सरकार को सलाह दें कि सत्ता आखिर कैसे सौंपी जाए। उस वक्त भारतीय नेताओं का क्या सोचना था? क्या कोई आम राय बन रही थी या सब उलझा हुआ था? राय तो बटी हुई थी। जैसे 10 मार्च 1947 को नेहरू जी ने कहा कि भाई कैबिनेट मिशन योजना अब भी सबसे बेहतर हल है, बशर्ते उसे ठीक से लागू किया जाए। लेकिन अगर वो नहीं होता तो एकमात्र असली विकल्प पंजाब और बंगाल का बंटवारा ही बचता है। अच्छा। और अप्रैल 1947 में कांग्रेस अध्यक्ष कृपलानी जी ने भी वायसराय को लगभग यही बात कही। मतलब बंटवारे की बात अब दबी जुबान में ही सही, लेकिन होने लगी थी। और फिर आई 3 जून 1947 की माउंटबेटन योजना। इसे 3 जून प्लान या माउंटबेटन प्लान भी कहते हैं। यहाँ से तो लगता है सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। बहुत तेजी से। इस योजना ने तस्वीर काफी हद तक साफ कर दी। इसके मुख्य बिंदु क्या थे, इस पर गौर करते हैं। पहला, पंजाब और बंगाल की विधानसभाओं को 2 हिस्सों में बांटा जाएगा, मुस्लिम सदस्य और गैर मुस्लिम सदस्य। अच्छा। फिर दोनों हिस्से अलग अलग वोट करेंगे कि क्या वे प्रांत का बंटवारा चाहते हैं। अगर किसी भी एक हिस्से का साधारण बहुमत बंटवारे के पक्ष में वोट देता है तो प्रांत बांट दिया जाएगा। तो इसका मतलब ये था कि बंटवारे का फैसला आखिरकार स्थानीय नेताओं के हाथ में ही था एक तरह से।
यानी अधिराज्य बनाए जाएंगे, भारत और पाकिस्तान, और दोनों की अपनी अपनी संविधान सभाएं होंगी। और बाकी प्रांतों का क्या, जैसे सिंध और सरहदी सूबा, उनका क्या हुआ? सिंध की विधानसभा को खुद तय करना था कि वो किस डोमिनियन में शामिल होना चाहती है, और NWFP यानी उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और बंगाल के सिलहट जिले में जनमत संग्रह होना था। अच्छा, रेफरेंडम। हाँ, रेफरेंडम। उससे तय होता कि वे भारत में रहेंगे या पाकिस्तान में। इस योजना में कांग्रेस की पुरानी मांगों का क्या हुआ, जैसे वो रियासतों की आजादी के सख्त खिलाफ थे? दिलचस्प बात यह है कि जब कांग्रेस ने बंटवारे की, कह सकते हैं, कड़वी गोली निगल ली, तो माउंटबेटन ने उनकी बाकी ज्यादातर बातें मान ली। जैसे रियासतों को आजाद होने का विकल्प नहीं दिया गया, उन्हें या तो भारत या पाकिस्तान में शामिल होना ही था। बंगाल को अलग देश बनाने का विचार खारिज कर दिया गया। हैदराबाद को पाकिस्तान में शामिल होने की इजाजत नहीं दी गई। ये सब कांग्रेस की मांगे थीं। और आजादी की तारीख भी तय कर दी गई, 15 अगस्त 1947। हाँ। साथ ही ये भी तय हुआ कि अगर बंटवारा होता है तो सीमा तय करने के लिए एक सीमा आयोग बनेगा, बाउंड्री कमीशन। यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, कांग्रेस ने डोमिनियन स्टेटस यानी अधिराज्य का दर्जा क्यों स्वीकार किया? उनकी मांग तो हमेशा पूर्ण स्वराज की रही थी। ये डोमिनेंट स्टेटस का मतलब था कि भारत ब्रिटिश कॉमनवेल्थ का हिस्सा बना रहेगा, कम से कम शुरुआत में। ये मंजूर क्यों हुआ? हाँ, ये सवाल बहुत अहम है। देखिए, इसके पीछे कई व्यवहारिक कारण थे जो उस वक्त ज्यादा जरूरी माने गए। पहला, इससे सत्ता का हस्तांतरण शांतिपूर्ण और जल्दी हो सकता था, मतलब खून खराबा कम होता। दूसरा, देश में हालात बहुत बिगड़ रहे थे, सांप्रदायिक हिंसा बढ़ रही थी बहुत ज्यादा। ऐसे में कांग्रेस के नेताओं को लगा कि स्थिति को संभालने के लिए जल्दी से जल्दी सत्ता में आना जरूरी है। तीसरा, डोमिनियन स्टेटस स्वीकार करने से प्रशासन और सेना में एक तरह की, कह सकते हैं, निरंतरता बनी रहती, क्योंकि ब्रिटिश अधिकारी एकदम से नहीं जाते। नए देश को चलाने के लिए ये जरूरी समझा गया। समझ गया। और ये 15 अगस्त 1947 की तारीख इतनी जल्दी क्यों तय की गई? जून में प्लान आया और सिर्फ 2.5 महीने में आजादी। ये तो बहुत ही कम समय लगता है इतने बड़े बदलाव के लिए। हाँ, ये रफ्तार वाकई हैरान करने वाली थी। योजना को बिना किसी देरी के लागू किया गया। बंगाल और पंजाब की विधानसभाओं ने, जैसा कि उम्मीद थी, बंटवारे के पक्ष में वोट दिया। तो इस तरह पूर्वी बंगाल और पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान का हिस्सा बन गए, जबकि पश्चिमी बंगाल और पूर्वी पंजाब भारत में रहे। सिंध पाकिस्तान में गया और NWFP व सिलहट ने भी जनमत संग्रह में पाकिस्तान को चुना। इसके बाद इसे कानूनी जामा कैसे पहनाया गया, मतलब एक्ट वगैरह? 5 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पास किया, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। ये पूरी तरह माउंटबेटन योजना पर आधारित था। अच्छा। इससे 18 जुलाई को शाही मंजूरी मिली और ये 15 अगस्त 1947 से लागू हो गया। इसी कानून ने फिर भारत और पाकिस्तान को आधिकारिक तौर पे बनाया। जी हाँ, इस अधिनियम ने 15 अगस्त 1947 से भारत और पाकिस्तान नाम के 2 स्वतंत्र डोमिनियन बनाने का प्रावधान किया। पाकिस्तान ने अपना स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त को मनाया और भारत ने 15 अगस्त 1947 को। मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल बने। जी। और भारत के गवर्नर जनरल? भारत ने लॉर्ड माउंटबेटन से ही अनुरोध किया कि वो पहले गवर्नर जनरल के तौर पे काम करते रहें। अच्छा। उन्होंने मान लिया। हाँ, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। लेकिन जैसा कि स्रोत बताते हैं, इस जल्दबाजी के गंभीर नकारात्मक नतीजे भी निकले। सब कुछ इतनी तेजी से करने का खामियाजा भुगतना पड़ा, है ना? बिल्कुल। माउंटबेटन के नेतृत्व में जिस तेजी से सब कुछ हुआ, उससे बंटवारे से जुड़े कई मसलों को ठीक से सुलझाने का वक्त ही नहीं मिला। बहुत सारी विसंगतियां रह गईं। और सबसे दुखद ये पूरी प्रक्रिया पंजाब में हुए भयानक नरसंहार को रोकने में पूरी तरह नाकाम रही। लाखों लोग मारे गए, करोड़ों बेघर हुए। वो एक भयानक त्रासदी थी। ऐसा क्यों हुआ? क्या वजह थी कि प्रशासन इस हिंसा को रोक नहीं पाया? मतलब इतनी बड़ी हिंसा। इसके कई कारण थे, जैसा कि दस्तावेज बताते हैं। पहला, बंटवारे से पैदा होने वाली समस्याओं, जैसे शरणार्थियों की देखभाल, संपत्ति का बंटवारा, इन सब से निपटने के लिए कोई मजबूत संस्थागत ढांचा तैयार ही नहीं किया गया था। कोई ट्रांजिशनल स्ट्रक्चर नहीं था। सब कुछ बहुत जल्दी में हुआ। दूसरा, माउंटबेटन को शायद उम्मीद थी कि वे भारत और पाकिस्तान दोनों के संयुक्त गवर्नर जनरल बनेंगे,
जिससे दोनों देशों के बीच एक पुल बना रहेगा। हाँ, ये तो लॉजिकल लगता है। लेकिन जिन्ना साहब ने जोर दिया कि पाकिस्तान का गवर्नर जनरल वे खुद बनेंगे। इससे वो समन्वय की एक संभावना खत्म हो गई। और सीमा आयोग का क्या हुआ? वो रेडक्लिफ लाइन, उसका क्या मामला था? तीसरा बड़ा कारण यही था, सीमा आयोग, जिसके अध्यक्ष सर सिरिल रैडक्लिफ थे। उसने अपना काम तो कर लिया था और रिपोर्ट शायद 12 अगस्त तक तैयार भी थी, लेकिन माउंटबैटन ने फैसला किया कि इसे 15 अगस्त के बाद ही सार्वजनिक किया जाएगा। हैं? ऐसा क्यों? जब फैसला तैयार था तो बताने में देरी क्यों की गई? माना जाता है कि इसके पीछे सोच ये थी कि अगर आज़ादी के तुरंत बाद सीमा की घोषणा से हिंसा भड़कती है तो उसकी जिम्मेदारी सीधे तौर पर अंग्रेजों पर नहीं आएगी। वो तो सत्ता सौंप कर जा चुके होंगे। अच्छा, मतलब जिम्मेदारी से बचने के लिए। हाँ, कह सकते हैं। इस देरी ने अनिश्चितता और बढ़ाई और हालात शायद और बिगड़े। लोगों को पता ही नहीं था कि उनका घर भारत में है या पाकिस्तान में। ओह, ये तो बहुत ही अजीब स्थिति रही होगी। खैर, आज़ादी और बंटवारे के साथ साथ एक और बहुत बड़ी चुनौती थी देसी रियासतों का भारत में विलय। करीब 565 रियासतें थी। ये कैसे हुआ? हाँ, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा काम था। जुलाई 1947 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नए बने राज्य विभाग यानी स्टेट्स डिपार्टमेंट का जिम्मा संभाला। सरदार पटेल का रोल तो बहुत बड़ा माना जाता है इसमें। बिल्कुल। पटेल और उनके सचिव वीपी मेनन के नेतृत्व में रियासतों को भारत में शामिल करने का काम 2 चरणों में हुआ। इसमें उन्होंने बड़ी कुशलता से राजाओं को मनाना समझाना, मतलब प्रलोभन, और जरूरत पड़ने पर जनता के दबाव की धमकी, दोनों का इस्तेमाल किया। गाजर और छड़ी की नीति कह सकते हैं हम। अच्छा, पहले चरण में क्या हुआ? पहले चरण में 15 अगस्त 1947 तक लगभग सभी रियासतों ने भारत सरकार के साथ विलय पत्र पर दस्तखत कर दिए थे, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। इसमें राजा सिर्फ 3 विषयों, रक्षा, विदेश मामले और संचार पर अपना अधिकार भारत सरकार को सौंप रहे थे। बस कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़ ही तब तक शामिल नहीं हुए थे। और दूसरा चरण? वो ज्यादा मुश्किल रहा होगा शायद। हाँ, दूसरा चरण कहीं ज्यादा पेचीदा था। इसमें इन रियासतों को या तो पड़ोसी प्रांतों में मिलाना था या फिर कई छोटी रियासतों को मिलाकर नए राज्य बनाने थे, जैसे सौराष्ट्र, विंध्य प्रदेश वगैरह। ये प्रक्रिया काफी लंबी चली। अब उस बुनियादी सवाल पर आते हैं जो आज भी पूछा जाता है, क्या बंटवारा टाला जा सकता था? क्या ये वाकई होकर ही रहना था? और कांग्रेस ने, जिसने हमेशा इसका विरोध किया, आखिरकार इसे स्वीकार क्यों किया? इन दस्तावेजों से क्या पता चलता है? देखिए, ये स्रोत इस बात की ओर इशारा करते हैं कि 1947 आते आते कांग्रेस बंटवारे को एक ऐसी सच्चाई के तौर पर देखने लगी थी जिसे टालना लगभग नामुमकिन हो गया था। नामुमकिन? हाँ, मतलब इसे मुस्लिम लीग की जीत के तौर पर भी देखा जा सकता है, पर लेकिन ये कहीं न कहीं कांग्रेस की लंबे समय से चली आ रही उस विफलता का भी नतीजा था कि वो मुस्लिम आम जनता को बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय आंदोलन से पूरी तरह जोड़ नहीं पाई थी। अच्छा। कांग्रेस के सामने हमेशा ये दोहरी चुनौती रही। एक तरफ इतने सारे अलग अलग वर्गों, समुदायों, इलाकों को जोड़कर एक राष्ट्र बनाना और दूसरी तरफ उस राष्ट्र के लिए अंग्रेजों से आज़ादी हासिल करना। ये संतुलन साधना आसान नहीं था। ये तो हुई लंबी अवधि की बात, लेकिन उस खास वक्त 1947 में ऐसे कौन से फौरी कारण थे जिन्होंने कांग्रेस को बंटवारा स्वीकार करने पर मजबूर कर दिया? मतलब एकदम उस वक्त। कई तात्कालिक कारण थे। पहला और शायद सबसे अहम, देश भर में खासकर बंगाल और पंजाब में भयानक सांप्रदायिक हिंसा फैल चुकी थी। हाँ, वो डायरेक्ट एक्शन डे के बाद तो। बिल्कुल, मुस्लिम लीग की सीधी कार्रवाई के बाद हालात बेकाबू हो गए थे। नेताओं को लगा कि सत्ता का तुरंत हस्तांतरण ही इस खून खराबे को रोक सकता है, चाहे बंटवारे की कीमत पर ही क्यों न हो। दूसरा, केंद्र में जो अंतरिम सरकार बनी थी, जिसमें कांग्रेस और लीग दोनों शामिल थे, वो लगभग ठप हो चुकी थी। लीग हर प्रस्ताव में अड़ंगा लगा रही थी। इससे भी ये लगने लगा था कि साथ मिलकर सरकार चलाना नामुमकिन है और पाकिस्तान की मांग को मानना ही पड़ेगा। और रियासतों वाला पहलू जो आपने बताया। तीसरा कारण वही था, बंटवारे की योजना ने कम से कम रियासतों की पूरी आज़ादी का रास्ता तो बंद कर दिया था। अगर रियासतें स्वतंत्र हो जाती तो भारत का नक्शा कैसा होता है इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। देश शायद कई छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाता। हाँ, वो तो और बुरा होता। तो बंटवारा स्वीकार करके कांग्रेस ने देश के और ज्यादा विखंडन को रोका। एक तरह से ये कम बुरे विकल्प को चुनना था। तो क्या ये मान लिया जाए कि इस सालों से चली आ रही रियायतों का आखिरी पड़ाव था?
मतलब लीग की मांगों को मानते जाने का? हाँ, ऐसा कहा जा सकता है। बंटवारे की स्वीकृति उस प्रक्रिया का तार्किक अंत थी जिसमें कांग्रेस धीरे धीरे मुस्लिम लीग की अलग राज्य की मांग के आगे किसी न किसी रूप में झुकती जा रही थी। कांग्रेस कार्य समिति ने तो पहले कह दिया था कि अगर देश का बंटवारा होता है तो फिर पंजाब और बंगाल का भी बंटवारा होना चाहिए। अंत में 3 जून योजना के जरिए उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया। लेकिन सबसे बुनियादी बात शायद यही थी, जैसा स्रोत इशारा करते हैं, कि कांग्रेस ने बंटवारा इसलिए स्वीकार किया क्योंकि वो सांप्रदायिक दंगों को रोक पाने में खुद को पूरी तरह नाकाम पा रही थी। और इस पूरे घटनाक्रम में गांधी जी कहाँ थे? उनकी क्या भूमिका थी? उनका क्या मानना था? वो तो हमेशा एकता की बात करते थे। दस्तावेज बताते हैं कि गांधी जी इस पूरे दौर में बहुत दुखी और एक तरह से असहाय महसूस कर रहे थे। उन्होंने बंटवारे का हमेशा विरोध किया था, जाहिर है, लेकिन 1947 तक जमीनी हकीकत ये थी कि समाज का एक बड़ा हिस्सा, खासकर उत्तर भारत में, बुरी तरह सांप्रदायिक हो चुका था। हाँ, माहौल बहुत खराब हो गया था। हिंसा ने लोगों के मन में डर और नफरत भर दी थी। गांधी जी को लगा कि जब लोग ही बंटवारा चाहते हैं, या कम से कम नेतृत्व का बड़ा हिस्सा और प्रभावित आबादी इसके लिए तैयार है, तो उनके पास इसे स्वीकार करने के अलावा कोई चारा नहीं बचा है। वो हवा का रुख नहीं मोड़ पाए, ऐसा कह सकते हैं। तो आज की इस चर्चा को समेटें तो हमने देखा कि कैसे ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली के बयान ने सत्ता सौंपने की एक समय सीमा तय करके घटनाओं को तेज कर दिया। जी। फिर लॉर्ड माउंटबेटन ने बहुत तेजी से एक योजना बनाई जिसे आखिरकार मुख्य पार्टियों ने अपनी अपनी वजहों से स्वीकार कर लिया। और फिर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ने कानूनी तौर पर भारत और पाकिस्तान नाम के 2 देश बना दिए। हाँ, और हमने ये भी समझने की कोशिश की कि कांग्रेस ने डोमिनियन स्टेटस और बंटवारे जैसी बातें क्यों मानी, जो उनकी घोषित नीति के खिलाफ थी। इसमें उस वक्त के बिगड़ते हालात, बेकाबू होती हिंसा को रोकने की मजबूरी, ये सब हुआ, उसके अपने गंभीर परिणाम हुए। बिल्कुल। जैसे कि बंटवारे से जुड़ी संस्थागत तैयारी की कमी और सीमा निर्धारण में हुई देरी, जिसने मानवीय त्रासदी को शायद और बढ़ाया। आज की बातचीत के बाद एक सवाल मन में रह जाता है जिस पर शायद हमारे श्रोता भी सोचना चाहें। जिस तेजी से सत्ता सौंपी गई और बंटवारा हुआ, क्या उसकी जो दूरगामी परिणाम हुए, जैसे कश्मीर का मुद्दा आज तक है, या पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच की दिक्कतें जो बाद में बांग्लादेश बनने का कारण बनी, या भारत में रह गए मुसलमानों की स्थिति, क्या ये सब उस जल्दबाजी के अनपेक्षित नतीजे थे? सोचने वाली बात है। क्या सीमा आयोग के फैसले में देरी या रियासतों के विलय की अधूरी प्रक्रिया ने इन नई आजाद हुई सरकारों के सामने ऐसी चुनौतियां खड़ी कर दी जिनका असर दशकों तक महसूस किया गया? ये कुछ ऐसा है जिस पर और गहराई से सोचा जा सकता है।